गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सारे के सारे बढ़िया होंगे, काफी अच्छे होंगे। ठीक है। सो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कैसी वॉइस आ रही है आप लोगों को। ठीक। और अभी कंटिन्यूअसली पूरा हफ्ता आप लोगों की इसी समय क्लास रहेगी, साइंस पेडागोजी की। तो आप लोग 7:30 से 9 बजे बिल्कुल रेडी रहिएगा। ठीक है। और कल का एक लास्ट टॉपिक और होगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे की जो 3 क्लासेस होंगी वो सारी की सारी आपकी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड रहेगी। ठीक है। तो क्लास में लाइव रहना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ठीक है। जो आज बच्चे लाइव नहीं आएंगे उनके लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे आप साथ के साथ आपके डाउट्स हम तुरंत ऑनलाइन क्लास में यहीं क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये अच्छा है। ठीक। अगर आप समय पर लाइव रहें तो। ठीक है बच्चों। आज शुरुआत करते हैं। दो चीजों को मैं आपको पढ़ाऊंगा जिससे अभी जो हमारा लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें भी काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है। हमारा एनईपी 2020 और आरटी एक्ट, जी हाँ, यहाँ से कम आपको इन दोनों टॉपिक से 4 से 5 नंबर का आपका चीजें देखने को मिलती है। कल की क्लास में हो जाएगा आपका एक साइंस कॉन्सेप्ट, नेचर, है ना, लॉज, फैक्ट्स आपके थे। और तो वो चीज़ें बची हुई हैं तो वो कल मैं करा दूंगा। ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपकी हो गई है, जैसे कि इवैल्यूएशन से काफ़ी टॉपिक आपके देखने को मिलती है। टीचिंग एड्स मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है। लर्निंग स्टाइल मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक। तो देखते हैं, एक दो टॉपिक अगर बचा होगा तो कल ही तो परसों कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन 3 दिन के अंदर आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जी हाँ, पहले हम पढ़ते हैं आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी 2020 के बारे में। जी हाँ, अभी तक हमारे देश में इससे पहले हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको 2 बार चेंज किया गया था। सबसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में 1968 में, और फिर उन्हीं के सब सुपुत्र राजीव गांधी जी के नेतृत्व में 1986 में, और अब नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर 2020 में। ठीक है। पूरे 34 वर्षों के बाद हमारी जो भी एजुकेशन की नीतियों के अंदर बदलाव लाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना बच्चे, है ना। अगर आपको एक सेकंड बच्चों। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। ठीक है, आप क्लास के बाद में पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक। नेक्स्ट में पूछ सकते हैं। डेली ही होगा, आज भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा और कल भी कराऊंगा। ठीक है। सो 3 रीजन बहुत इंपॉर्टेंट थे इस एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करने के लिए। ठीक है। तो कई बार एग्जामिनर आपसे रीजन भी पूछ लेता है कि आखिरकार क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि हमें अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करना पड़ा। तो इसको चेंज करने के लिए जो 3 सबसे मुख्य रीजन थे उसमें सबसे पहला रीजन था कि 2035 तक हमें 50% स्टूडेंट्स को उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करानी है। ठीक है।
यानी कि जो आज 26% है, आज जो 26% है उसको 50% करना है कि एटलीस्ट बच्चा ग्रेजुएट हो। ठीक है। तो पहली तो हमारी ये हो गई कि 2035 तक एटलीस्ट बच्चा 50% बच्चा ग्रेजुएट हो जाए, जो कि अभी 26% है। दूसरी है हमारी रिड्यूस रोट लर्निंग। ठीक है। सो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर काम किया जाए, या बच्चे को ज्यादा से ज्यादा वोकेशनल कोर्सेज कराए जाए। ठीक, या जो भी उसकी स्टडी मटेरियल हो उनमें, या जो भी वो उसका क्लासरूम चीजें जो बनाई जाएं उसमें प्रैक्टिकल बेस या एक्टिविटी बेस वर्क ज्यादा हो। ठीक है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन स्ट्रीम्स। ठीक है, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट है इसका, इसको चेंज करने का, कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑन स्ट्रीम से मतलब ये होता है बच्चों, पहले क्या होता था कि साइंस वाला बच्चा सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट लेता था। ठीक है। कॉमर्स वाला बच्चा कॉमर्स के सब्जेक्ट लेता था, और आर्ट वाला बच्चा आर्ट के सब्जेक्ट लेता था। लेकिन अब ऐसा कर दिया है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आप एक सब्जेक्ट किसी भी दूसरे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है, एक से ज्यादा भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि कोई साइंस का स्टूडेंट है, ठीक, वो केमिस्ट्री बायोलॉजी तो पढ़ रहा है, साथ के साथ उसको हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, तो वो हिस्ट्री भी ले सकता है। ठीक है, तो ये छूट दे दीजिए अब सरकार ने। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन स्ट्रीम, यानी कि आर्ट कॉमर्स और साइंस, जो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन थी उनको हटा दिया गया है। लिबरल एटीट्यूड अपनाने की बात की गई है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि अब स्ट्रीम्स की चॉइस के लिए किस तरीके का एटीट्यूड बना दिया गया है, रिबलर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। हम्म। एक सेकंड, बच्चे कमेंट पढ़ लेते। बच्चे, अगर आपने फॉर्म में ही सोशल साइंस भरा है तो आपका सोशल साइंस का ही पेपर जाएगा। ठीक है, वो, अब वो गलती आप सही नहीं कर सकते। ठीक है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी वजह थी कि 10+2 जो अभी तक हमारी सीरीज चलती जा रही थी उसको चेंज करके इन्होंने उसके 4 स्टेप कर दिए थे। ठीक है, अब 10+2 नहीं, अब 5, 3, 3 और 4 का इन्होंने पैटर्न बना दिया। ठीक है, अब 4 स्टेजेस इन्होंने बदल दी है। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस के नाम हैं। सबसे पहली आती है हमारी प्राथमिक स्टेज, जो होती है वो 5 साल के लिए, जिसको बता दिया गया है स्कूल के अंदर। ठीक है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी फर्स्ट और आपका सेकंड। तो ये पहले 5 स्टेज, और इसको बोला जाता है फाउंडेशन स्टेज। ठीक है, यानी कि बच्चे की आपको आधार बनाना है, बच्चे का आपको बेस रेडी करना है आगे की सब्जेक्ट्स में चुनौतियां जो भी आएगी उनको पढ़ने के लिए। ठीक है। सो पहले जो हमारा 10+2 का पॉलिसी था, वो अब हमारा 5+3+3+4 का हो गया है। ठीक है, और इसमें जो हमारी पहली 5 ईयर्स की जो स्टेज होगी वो कहलाएगी फाउंडेशन स्टेज। ठीक है, जिसमें हम नर्सरी टू सेकेंड क्लास, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल शब्दों में, नर्सरी टू सेकेंड क्लास तक आपकी ये स्टेज रहेगी। इसमें बच्चे की मदर टंग पर एम्फसाइज किया जाएगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज होती है, स्टार्टिंग स्टेज होती है। तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा चीजें किस चीज में सीखता है, जो उसकी मातृभाषा या जो उसकी मदर टंग होती है, या जो उसकी लोकल लैंग्वेज होती है। ठीक है, ताकि बच्चे के बेस को हम रेडी कर दें, उसके बाद आप उसको डिफरेंट लैंग्वेज सिखा सकते हो। ठीक है, इस स्टेज में भी आप उसको डिफरेंट लैंग्वेज सिखा सकते हो, लेकिन वो लैंग्वेज सिखाने के लिए आपको जो लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है वो उसकी मदर टंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई बच्चा पंजाब में पढ़ रहा है, ठीक है, तो ABCD भी आप उसको सिखा रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्टार्टिंग के ABCD आप उसको सिखा रहे हो, तो वो पंजाबी में आप उनको बोल के सिखा सकते हो कि बच्चों, ए का मतलब
ए से एप्पल होता है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ज्यादा इन्फोसाइज करना है उनको पंजाबी में, मातृभाषा में शिक्षा देने पर, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी सेकंड स्टेज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, 3 साल। जी हाँ बच्चों, 3 साल की ये स्टेज होती है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास, और इसको बोला जाता है प्रिपरेटरी स्टेज। यानी कि बच्चे का बेस बना दिया, फाउंडेशन, अब उसकी हम तैयारी करा रहे हैं अगली स्टेज के लिए, ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, यहां पर सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज दी जाती है, ठीक है। नहीं चेंज हो सकता सरनोली बच्चे, नहीं चेंज हो सकता, ठीक है। जो आपने भर दिया वो आपने भर दिया, ठीक है। तो यहां पर बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी हर चीज की। सो बेसिक नॉलेज आप बोल सकते हो, या बेसिक इंफॉर्मेशन आपको सब्जेक्ट की दे दी जाएगी, थोड़ी थोड़ी चीजें, ठीक है। जैसे कि साइंस से रिलेटेड थोड़ा पढ़ा दिया, थोड़ा सोशल साइंस से रिलेटेड पढ़ा दिया, बिल्कुल बेसिक चीजें, ठीक है। इसीलिए इसको प्रिपरेटरी स्टेज भी बोला जाता है, यानी कि तैयारी की अवस्था, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं स्टेजेस के नाम से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको नाम का याद रखना है। तीसरा आता है, इसमें बच्चों को बेसिक सिखाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बेसिक को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, बेसिक मैथ, बेसिक साइंस, बेसिक इंग्लिश आपको इसमें सिखा दी जाती है, ऐड कर दी जाती है। इसके बाद आती है हमारी तीसरी स्टेज, वो भी 3 साल की होती है, उसको बोला जाता है मिडिल स्कूल स्टेज, ठीक है। क्या बोला जाएगा उसको? मिडिल स्कूल स्टेज, ठीक है, माध्यमिक विद्यालय अवस्था, ठीक है। और यहीं पर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना है बच्चों को 6th 7th 8th क्लास, ठीक है। 6th 7th 8th क्लास सबसे महत्वपूर्ण स्टेज बोली जाती है, मिडिल स्कूल स्टेज। एक तो बच्चे का एज भी एडल्ट्स की तरफ जाना शुरू करता है, ठीक है। और यहां पर बच्चे को मैक्सिमम सब्जेक्ट का एक्सप्लोरेशन देना पड़ता है, यानी कि बच्चे को जितने ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट हम पढ़ा सके उतने ज्यादा सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आगे चल के उनको चुनाव करना है अपना सब्जेक्ट का, ठीक है। कि इन फ्यूचर में उनको बिल्कुल अपलोड हो चुके हैं, ये भी आपका तुरंत अपलोड हो जाएगा बच्चे पीडीएफ, ठीक है। आगे चल के उनको चुनाव करना है कि उनको फ्यूचर में कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, या क्या किस स्ट्रीम में वो जाएंगे, ठीक है। तो मोस्टली चीजों को इन 3 साल में उनको सिखा दिया जाएगा, किसमें? मिडिल स्कूल स्टेज के अंदर, ठीक है। बच्चों को मैक्सिमम सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, यानी बच्चे सब्जेक्ट ना छूटे, क्योंकि आगे जो इसके बाद जो क्लास आएगी वहां पर उनको अपने सब्जेक्ट और इंटरेस्ट को चुनना है, ठीक है, कि किस फील्ड में वो जाना चाहते हैं। तो इसीलिए उनको मैक्सिमम एक्सपीरियंस आप करा दो, ताकि पता लगे उनका इंटरेस्ट, उनकी एबिलिटी किस चीज के अंदर है, ठीक है। देखिए, जरूरी नहीं होता कि हर साइंस पढ़ने वाले बच्चे का दिमाग मैथमेटिकल को मतलब क्वेश्चंस में भी अच्छा हो, ठीक है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो मैथ्स के क्वेश्चन नहीं निकाल पाते, लेकिन उनकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार होती है, इसलिए वो और मेडिकल में चले जाते हैं कई बार, ओ मेडिकल में चले जाते हैं, सॉरी, ठीक है। सो तो यहाँ पर आकर अगर आपको ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट की पढ़ने को मिलेंगे, तो आपके पास चॉइस होगी इन फ्यूचर में कि आप अच्छे तरीके से अपनी चीजों का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड। नॉलेज ऑफ कोडिंग, ठीक है। कोडिंग का ज्ञान पहले ही दे दिया जाता है बच्चों को, ठीक है। जैसे कि हाई लेवल की कंप्यूटर कोर्सेज करा दिए जाएंगे, जिससे बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट होने का बहुत ही अच्छा चांस रहता है, क्योंकि जितनी कम उम्र में आप बच्चों को कोडिंग सिखा दोगे ना कंप्यूटर्स की, उतना जल्दी वो उन चीजों को कैच कर लेंगे, ठीक है। साक्षी, एक मिनट। एडमिट कार्ड का इशू बच्चे सभी का आ रहा है, ठीक है। तो टेंशन मतलब सबका रिजॉल्व हो जाएगा। मेरे पास बहुत, आप यकीन नहीं मानोगे, हजारों की तादाद में मेरे पास
कमेंट्स मैसेजेस फोन आए हुए हैं बच्चों के, काफी लोगों का कुछ दिक्कतें आ रही है, बट वो सॉल्व हो जाएगा। हाँ, एक बच्चे का कमेंट आया कि सर मैंने मेडिकल लिया, मैथ्स नहीं पढ़ी। बिल्कुल बच्चे, ऐसा ही होता है, ठीक है। वोकेशनल कोर्सेज भी आपको कराए जाते हैं। इनफैक्ट दिल्ली गवर्नमेंट ने पीछे अभी लास्ट ईयर कुछ सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज कराए थे इन वोकेशनल स्टडीज के लिए। स्कूल्स में वोकेशनल कोर्सेज भी चलाए जाएं, जैसे कि आपका ऑफिस मैनेजमेंट हो गया हो, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया हो, आपका कोई भी डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट होगा, फोटोग्राफी हो गई हो, ठीक है। तो इस तरीके के जो वोकेशनल स्टडीज होती हैं, जो व्यवसायिक सब्जेक्ट भी उनको हम कई बार बोल देते हैं, तो उनको भी इन्हीं क्लासेस से स्टार्ट करा दिया जाए, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। और जहां मैं आपको बता रहा था कि सब्जेक्ट की चॉइसेस का एक जो नया सिस्टम निकाला, ये इतना बेहतरीन है। क्योंकि एक रियल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, देखिए, चाहे आप साइंस पढ़े या आर्ट पढ़े, ठीक है, दोनों की आपको मिक्स जरूरत पड़ती है जब भी आप कोई काम करने जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा म्यूजियम्स के अंदर बहुत सारी पुरानी मूर्तियां होती हैं, ठीक है, पुरानी मूर्तियां होती है। तो आपने कभी सोचा उनको संरक्षित रखने के लिए या उनको प्रिजर्व और कंजर्व करने के लिए, ठीक है, कौन काम करते हैं, ठीक है। सो उनको प्रिजर्व करने के लिए जाहिर सी बात है डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स का इस्तेमाल होता होगा, ठीक है। लेकिन उन मूर्तियों की इतिहास, उनका ज्ञान, उनकी नॉलेज के लिए कोई आर्ट स्टूडेंट ही काम आएगा, ठीक है। तो यहां पर मिक्स एबिलिटी चाहिए होती है, ठीक है, कि उनको पता होना चाहिए ना कि कौन सी चीज ओरिजिनल है या है भी या नहीं। ओरिजिनल के कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर केमिस्ट्री प्लस हिस्ट्री का स्टूडेंट आपको चाहिए होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी केमिस्ट्री के बच्चे ने हिस्ट्री साथ में पढ़ी हो, तो कितना बेमिसाल कॉन्सेप्ट बनेगा उन मूर्तियों को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स का इस्तेमाल होता है उनको कंजर्व करने के लिए, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट एक दूसरे से मिश्रित ही है, ठीक है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस है सब्जेक्ट की, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये था। तो वोकेशनल सब्जेक्ट की भी यहाँ पर इंटर्नशिप कराई जाए, ताकि वो सीखें आगे इन फ्यूचर में किस तरीके से वो अपने ऑक्यूपेशनल चीजों को करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी थर्ड स्टेज, जिसको मिडिल स्कूल स्टेज भी बोला जाता है। उसके बाद आती है हमारी फोर्थ स्टेज, ठीक है बच्चों। 4 साल की स्टेज होती है, 9 to 12 की होती है, और इसको बोला जाएगा सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहली फाउंडेशन स्टेज, दूसरी है आपकी प्रिपरेटरी स्टेज, तीसरी है आपकी मिडिल स्कूल एज, और चौथी है आपकी सेकेंडरी स्टेज। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे जो स्पेशल एजुकेशन के अंदर लोग बीएड कर रहे थे ग्रेजुएशन के बाद 2 साल की, उसको 4 साल का कर दिया गया है, ठीक है। आगे बताऊंगा, वो इसी से रिलेटेड उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं वही किया गया है। आगे चल कर आपकी जो नॉर्मल बीएड है उसको भी 4 साल का कर दिया जाएगा, देखिएगा आप, जब आप आगे और देखोगे तो वो भी आपकी बीएड 4 साल की हो जाएगी, ठीक है। बताऊंगा आगे कैसे हो जाएगी, ठीक। तो जो अभी स्पेशल एजुकेशन को स्पेशल एजुकेटर्स की बीएड को 4 साल का किया गया है, वो इसी के आधार पर किया गया है, ठीक है। तो 9th क्लास में बच्चों को स्ट्रीम चॉइस करनी होगी, ठीक है। जब हम 11th 12th में करते थे, अब यहां पर 9th में ही करनी होगी, ठीक है। स्ट्रीम्स की हार्डनेस को कम कर दिया गया है। स्ट्रीम्स की हार्डनेस कैसे कम हुई है? हमें सब्जेक्ट्स में रिस्ट्रिक्शन नहीं है अब, ठीक है। 9th 10th 11th 12th सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे, ठीक है, साल में 2 बार। पहला एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, दूसरा एग्जाम सब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। पहला एग्जाम कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव। दूसरा कैसा होगा? सब्जेक्टिव। बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बनेगा 360 डिग्री, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये चौमुखी रिपोर्ट कार्ड क्या होता है?
चौमुखी रिपोर्ट कार्ड होता है, उसके हर पक्ष का रिपोर्ट कार्ड होगा, चाहे वो शैक्षिक हो या शैक्षिक हो, स्कूलिस्टिक हो या को स्कूलिस्टिक हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो अंक देंगे, ठीक है, उसके माता पिता भी उसे अंक देंगे, उसके पीयर भी उसे अंक देंगे, यानी कि सहपाठी, वो स्वयं को भी अपने अंक देगा और टीचर भी उसको इसमें अंक देंगे। ठीक है, एक तो ऑल ऑल एक्टिविटीज का उसका ये रिपोर्ट कार्ड होगा। ठीक है, स्कूल के अंदर चाहे कोई को स्कूलिस्टिक एक्टिविटी हो या स्कूलिस्टिक एक्टिविटी हो, हर चीज का उसमें ब्यौरा रखा जाएगा। उसके पीयर उसको मार्क्स देंगे, उसके माँ बाप उसको मार्क्स देंगे, बच्चा खुद अपने आप को देगा। बिल्कुल होलिस्टिक डेवलपमेंट से के रिलेटेड ही इन चीजों को स्कूल्स में अब लाया जा रहा है। ठीक है, आगे चल के हमारे स्कूल्स की पद्धतियां बहुत अच्छे होने वाली हैं। ठीक है, वो हड़प्पा स्टाइल वाली नहीं चलेंगी कि बस आपको पढ़ना है और लिख के पेपर में शीट भरनी है। ठीक है, वो नहीं चलेगा, अब एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग चलेगी और ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आकर जब आप बड़ी स्टेज पे आते हो या जब आप इंटर्नशिप करते हो ना अपने कॉलेज के बाद, बच्चों को काम करना ही नहीं आता। और जहां अगर आपने वहीं कोई 8वीं फेल कोई एक्सपीरियंसेस बंदा होगा, काम करता होगा, वो उस चीज को आराम से कर लेगा। ठीक है, 12वीं के बाद कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक है, जिसको CAT बोलते हैं, आजकल बहुत सारी कोचिंग इसकी चल गई है। ठीक है, किसके लिए? आगे इन फ्यूचर कॉलेज में एडमिशन के लिए। ठीक है, अब हायर लेवल एजुकेशन, अब 12th तक का तो हो गया था, हायर लेवल एजुकेशन में भी इन्होंने काफी चेंजेस किए गए हैं। BA के बाद MA, ठीक है, बैचलर के बाद मास्टर्स और मास्टर्स के बाद MPhil को हटा दिया गया है। डायरेक्ट PhD अब अगर आप कर सकते हैं मास्टर्स के बाद, ये आपको MPhil करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो बैचलर, मास्टर्स और PhD MPhil को हटा दिया गया है। ग्रेजुएशन के कोर्स को 4 साल का कर दिया है। अभी जो मैं आपको बात बता रहा था कि B.Ed को भी 4 साल का कर दिया गया है, वो इसी के हिसाब से कर दिया गया है, क्योंकि उसी में उसकी आपके साथ के साथ ग्रेजुएशन भी हो जाएगी। ठीक है, तो 4 साल का कोर्स होगा बच्चों, जिसमें अगर आप मान लीजिए ये कोर्स इस तरीके से बना दिया गया है, इसमें मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री कर दी गई है। ठीक है, अब ये मल्टीपल एग्जिट और एंट्री क्या होता है? जैसे कि मान लो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर पढ़ा, ठीक है, और कुछ त्रासदी हो गई है आपकी लाइफ में या कुछ भी मिस हैपनिंग हो गई है, आपने 2 साल का अपना कॉलेज कंटिन्यू नहीं किया, आपने सिर्फ एक ही साल पढ़ा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा 1 साल का। ठीक है, और आपने 2 साल के बाद, अब अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप, जैसा कि होता था आपने एडमिशन लेते हैं, ऐसा नहीं, आप दोबारा सेकंड ईयर से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, या आपने 2 साल पढ़ा, 2 साल का गैप ले लिया, तो आप थर्ड ईयर से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये चीज देखिए, आपको हर साल जो भी आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, तीसरे में ईयर में बैचलर कोर्स की डिग्री, फिर आपको रिसर्च डिग्री, ये चीजें आपको मिलती जाएंगी और ये आपकी एक ऑनलाइन आपका एजुकेशन क्रेडिट बनेगा, वहां पर अपलोड होती रहेंगी, तो आप आराम से इन चीजों को वहां से निकाल भी सकते हो। इसीलिए उसको बोला जाता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। बच्चे की एजुकेशन प्रोफाइलिंग बनेगी, यहाँ पर जो भी बच्चे ने किया होगा वो सब कुछ शो करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ। RT एक्ट 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का विस्तार किया गया है। ठीक है, अब उसको देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से P to 18 ईयर्स के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होगी। ठीक है, 18 साल तक के बच्चे को, यहाँ पर सिर्फ स्पेशल कैंडिडेट्स को ऐसी छूट थी, 6 से 18 स्पेशल के लिए था ना। लेकिन अगर आपके पास एग्जाम में अभी भी क्वेश्चन आ जाए ना कि RT एक्ट, तो आपका सीधा सीधा यही जवाब होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक्ट के हिसाब से वो आपको चीजें पूछेगा। बिल्कुल कराएंगे बच्चे, अभी करा दूंगा पूजा बच्चे, मैं अभी आपको एक सेट कराऊंगा, और पूरा हफ्ते 7:30 से 9 बजे अपना टाइम फिक्स कर लो। ठीक है, रोज क्वेश्चन और रोज कुछ ना कुछ पढ़ेंगे हम।
और कल की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कल जरूर आइएगा। ठीक है। ब्रेकफास्ट, जो अब खाली मिड डे मील मिल रहा था ना, इन फ्यूचर में आपको ब्रेकफास्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इक्वालिटी एजुकेशन, यानी कि हमें समान इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे हम सबको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्षेत्र, धर्म, जाति, रंग, भेद, कास्ट, इन सब चीजों का भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। और बच्चों को फेल इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वो चाहते कि 10th क्लास तक 100% एनरोलमेंट रहे बच्चे का, जो स्टार्टिंग की क्लास में शुरू हुआ था। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है। इफ अ चाइल्ड सफर फ्रॉम ऑटिज्म ही फील प्रॉब्लम इन, जी हाँ, कोई बच्चा ऑटिज्म से सफर कर रहा है, ठीक, तो वो कैसा फील करेगा? पहला, फील प्रॉब्लम इन मूविंग हैंड एंड लेग्स, फील प्रॉब्लम इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, ओपनली डिनाइज टू ईट फूड, या फिर एंगेज ओनली हिज ओन बिजनेस। बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में इस तरीके का। चलिए जल्दी बताइए प्यारे बच्चों। हम्म। अच्छा, साक्षी जी, बच्चों के स्कूल तो शायद आज से ही खुल गए हैं। ठीक है। 9 बजे से स्कूल चालू हो गए हैं आज से दिल्ली में। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बच्चे, यानी कि ऑटिज्म का बच्चा जो होता है वो सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन में उसको दिक्कतें होती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जो थोड़ी कहते हैं ना मशहूर लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, वहां से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है। You have been told to accommodate two mental retarded children in your class. You will. आपको दो मानसिक मेंटल रिटार्डेड बच्चों को आपके क्लास में बिठाने को बोला जाता है, तो आप क्या करेंगे? पहला, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम एज योर स्टूडेंट, ठीक है, या फिर टेल द प्रिंसिपल टू अकोमोडेट देन इन अनदर क्लास एक्सक्लूसिवली फॉर मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन, यानी कि उनको ऐसी क्लास में भेजेंगे जो फिर मेंटल रिटार्डेड बच्चों के लिए हो। ठीक है। लर्न टेक्निक टू टीच सच स्टूडेंट, या फिर नन ऑफ द, आप इनमें से कुछ नहीं करेंगे। चलिए जल्दी से बताइए। हम्म। चलिए जल्दी बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा साक्षी जी मैं 8:20 के आसपास, तो तब तक आप फ्री हो जाएंगे तो आप क्वेश्चन आंसर्स जरूर कर लेंगे साथ के साथ, वो बढ़िया होता है। बिल्कुल। आप देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड का एजुकेशन है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन है ये आपका। और आपको स्टडी जो करानी है वो चाइल्ड सेंटर्ड कराना ही है। ठीक है। तो एक तो आप रिफ्यूज नहीं करेंगे ऐसे बच्चे को बिठाने के लिए। ठीक है। और ना ऐसे बच्चों को स्पेशली क्लास में भेजेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होगी तो आप सीखेंगे टेक्निक उनको पढ़ाने की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन इंक्लूसिव एजुकेशन से था, बट आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है। तो इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था। कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहां से, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऐसे। ठीक है। अगला, काइनेथिक लर्नर्स इन्वॉल्व्स, जी हाँ, गति संवेदी अधिगम में छात्र कैसे होते हैं? पहला, आइडेंटिफाइंग साउंड, हैविंग शार्प क्लियर मेंटल पिक्चर, डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग टुवर्ड एन एक्सपीरियंस, या फिर रिलेट टू पीपल ऑब्जेक्ट एंड इम्पर्सनली। चलिए जल्दी बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है। अभी पूरा 1 घंटा बचा हुआ है, 9 बजे तक हमारी ये क्लास है, तो आराम से पढ़ेंगे, सारी चीजों को अच्छे से करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए। हम्म। इजी, इतना इजी क्वेश्चन है बच्चों। स्क्रीन पूरा आप लोगों के सामने है।
और क्वेश्चन की संख्या जरूर डालें आप जो भी आंसर दे। हम्म। मयूरी, बहुत अच्छे बच्चे। रिंकू, अश्विनी, सुनीता, इम्रा, बहुत अच्छे बच्चे। बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है, बाकी सबका गलत है। देखिए, काइनेस्टिक लर्नर होते हैं स्लो लर्नर। ठीक है, कैसे होते हैं ये? याद रखिएगा, स्लो लर्नर होते हैं। और आप लोगों को याद हो तो मैंने क्लास ली थी लर्निंग स्टाइल, तो उसी से एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो बच्चे धीमा सीखते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग करते हैं। तो ना तो वो उनकी शार्प इमेज उनके दिमाग में बनती है, ठीक है, ना वो साउंड से सीखते हैं। ठीक है, ये तो शार्प बच्चे सीखेंगे बच्चों। ठीक है, तो एक्सपीरियंस बेस्ड वो लर्निंग करते हैं। ठीक है, सो डेवलप अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग टूवर्ड्स एन एक्सपीरियंस इज द करेक्ट वन। अगला, विजुअल इज अ काइनेटिक लर्नर। हिज टीचर नेहा अंडरस्टूड हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग। मैम को पता चल गया कि बच्चा कैसे सीख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी शुड शी चूज टू क्लियर हिज कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन? ठीक है, तो कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएगी, जरा जल्दी से बताइए मुझे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताइएगा। Focusing him to memorize all the table. Use string and beads to different colors to get multiply, या फिर skip counting, या फिर counting the point of the instruction on crisscross line। चलिए जल्दी बताइए। मल्टीप्लाई करना है बच्चों, लिखा भी हुआ, इतना इजी क्वेश्चन था। ऐसा लड्डू क्वेश्चन है ना आप लोगों के लिए, और यहां भी अगर आप गलती कर रहे हो तो गाइस आपको थोड़ा क्वेश्चंस को पढ़ने की बहुत अच्छे। मयूरी, ठीक है, महाराष्ट्र से हो। मुझे महाराष्ट्र में औरंगाबाद और एलोरा और औरंगाबाद स्पेशली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पर जो चीजें देखने को मिलती है ना वो अमेजिंग। ठीक है, सो बी वॉज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप बीट्स का इस्तेमाल करोगे उसको मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी। नेक्स्ट है, टीचर कैन आइडेंटिफाई अ स्ट्रेस्ड चाइल्ड व्हेन द चाइल्ड शो द फॉलोइंग बिहेवियर। एक शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार करता है। तो बच्चा स्ट्रेस में आपको कब दिखेगा? पहले, फुल कंसंट्रेशन इन स्टडी, एक्सक्लूसिव टॉक, हाइपर एक्टिव, ठीक है, या फिर एग्रेसिव बिहेवियर। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका आंसर। तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ बच्चों, जब तक आप ये क्वेश्चन करिए।
चलिए बच्चों, देखिए, स्ट्रेस्ड में बच्चा कब आपको दिखेगा? दो तरीके से बच्चा आपको स्ट्रेस में दिख सकता है। ठीक है, एक तो ज्यादा बात करे, ठीक है, या कभी कभी एग्रेसिव हो। तो ये किसके साइन है? हाइपर एक्टिव के। किसके साइन है? हाइपर एक्टिव के। हाइपर एक्टिव बच्चा कई बार आपको एग्रेसिव भी देख सकता है और एक्सेसिव टॉक्स भी कर सकता है। ठीक है, सो सी वॉज द करेक्ट आंसर। When a child with a disability first come to school, the teacher should, जी हाँ, जब एक निर्योगी बच्चा पहली बार विद्यालय आता है, ठीक है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? डिसेबल्ड बच्चा जब आता है, रेफर्स द चाइल्ड टू अ स्पेशल स्कूल अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी, एक्सक्लूड हिम फॉर अनदर स्टूडेंट, या फिर डिस्कस विद द चाइल्ड पेरेंट्स टू इन्वॉल्व कोलैबोरेटिव प्लान, कंडक्ट एन एडमिशन टेस्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी कर दो, नेक्स्ट पे चलेंगे। बिल्कुल देखते ही जवाब दे देना चाहिए आप सभी को। चलिए, बिल्कुल, बहुत अच्छे। यानी कि आप ना तो उसको किसी स्पेशल स्कूल में भेजेंगे, ना आप उसको दूसरे बच्चों से अलग बिठा के रखेंगे। जी हाँ, बल्कि आप डिस्कस करेंगे उनके पेरेंट्स के साथ कि कैसे, कौन कौन सी चीजें इस बच्चे को अच्छी लगती हैं, या कैसे ये चीजों को कैच करता है। तो इन सारी चीजों को, सी वॉज द करेक्ट आंसर। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा क्या है? सेलिब्रेटेड डाइवर्सिटी इन द क्लास, ठीक है, एनकरेज स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर, इंक्लूड इंट्रोडक्शंस ऑफ फैक्ट्स, या फिर इंक्लूड टीचर फ्रॉम मार्जिनाइज्ड ग्रुप। चलिए जल्दी बताइए, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? फिफ्थ का फिर से बताऊं? बच्चे देखिए, आपने एडीएचडी के बच्चे देखे होंगे, ठीक है, जो जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं ना, वो ऐसी हरकतें करते रहते हैं। एक तो कई बार वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने सी ऑप्शन इसलिए चुना है बच्चों कि वो ये दोनों चीजें करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एग्जामिनर ऐसा ऑप्शन दे जिसमें आपके जो और बाकी के ऑप्शंस भी उसमें शामिल हो, तो आपका जवाब वही होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेस बच्चा एग्रेसिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हाइपर एक्टिव लिख तो दिया उसने, उसके अंदर एग्रेसिव भी आ जाएगा, ठीक है। नहीं, सो सी वॉज द करेक्ट आंसर। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या करती है? सेलिब्रेट करती है डाइवर्सिटी को इन क्लास, ठीक है, यानी कि हर बच्चा एक मेन स्ट्रीम एजुकेशन में पढ़े, ठीक है। बिल्कुल, पेपर 2, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन, ठीक है। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था इंक्लूसिव एंड इंटीग्रेटेड में जब हमने पढ़ा था, ठीक है। Centrally sponsored scheme integrated education for disabled children aims at providing education opportunity to children with disability, ठीक है। सो जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम आया था हमारा, इसका एम क्या था? सबसे पहला, स्पेशल स्कूल्स बनवाना, ओपन स्कूल्स बनवाना, ठीक है, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, या फिर रेगुलर स्कूल्स, ठीक है। इन्होंने जो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की थी बच्चों के लिए, तो वो कहाँ की थी? लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सो इसका जल्दी से जवाब दे दो। चलिए, डी। अच्छा, और बताइए। बहुत अच्छे बच्चों, यानी कि रेगुलर स्कूल्स के अंदर ही यहां पर क्या हुआ था, स्पेशल नीड्स के जो बच्चे थे उनको रेगुलर स्कूल्स में आने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन विद सम, क्या कहेंगे उसको, सम
फैसिलिटीज, ठीक है, थोड़ी फैसिलिटीज के। बिल्कुल नसरुद्दीन, उसका जवाब वही है। ठीक है, मैं बार बार आपको मैंने बिल्कुल सही समझाया है। और जाकर आप एक काम करिएगा, अपनी किताब अगर आपके पास होगी ना, तो हाइपर एक्टिव बच्चे के आप साइन पढ़िएगा, तो वहां पर आपको आपका जवाब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड बी प्रोवाइड। जी हाँ, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड क्या प्रोवाइड कराती है? इन स्पेशल स्कूल्स, बाय स्पेशल टीचर इन स्पेशल स्कूल अलोंग विद नॉर्मल चिल्ड्रन, या बाय मेथड डेवलप्ड फॉर स्पेशल चिल्ड्रन इन स्पेशल स्कूल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी नीड, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड प्रोवाइड। बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है। अगर मान लो ये स्पेशल स्कूल ना होता, नॉर्मल स्कूल होता, तो क्या जवाब होता? बी जवाब होता है। ठीक है, सो अलोंग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन आपको पढ़ाना है। ठीक है, स्पेशल स्कूल जहां आ जाएगा वो गलत हो जाएगा। A student of फिफ्थ ग्रेड विद विजुअल डेफिशिएंसी शुड बी। जी हाँ, पांचवी कक्षा के दृष्टिबद्ध विद्यार्थी को आप क्या करेंगे? पहले, ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लास एंड प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडीज, या फिर गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट इन द क्लास, एक्सक्यूज्ड टू डू अ लोअर लेवल ऑफ वर्क, या फिर हेल्प विद हिज और हर रूटीन वर्क बाय द पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। चलिए, क्या करेंगे आप अगर कोई दृष्टिहीन बच्चा है या विजुअल डिफिशियंसी है किसी बच्चे को, तो जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दे दो। क्या करेंगे आप ऐसे बच्चे के साथ? बिल्कुल, जी हाँ, आप उसको ऑडियो एड से पढ़ाएंगे। तो यहां पर ऑडियो सीडीज क्या है? आपकी ऑडियो एड है ना? बहुत अच्छे बच्चों। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें बचा है, इसको भी कर ही लेते हैं। When a teacher involves a visual challenged learner in group activity, what the other learners of the class she is? क्या करना चाहिए जब एक शिक्षक दृष्टिबद्ध शिक्षार्थी को कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक कार्य में या सामूहिक गतिविधि में शामिल करता है? तो वह क्या करता है? क्रिएट बैरियर्स टू लर्निंग फॉर क्लास, act according to spirit of inclusive education, help all the learners to develop sympathy towards the visually challenged learner, are likely to increase the stress on the visually challenged learner। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। मैं बात कर लूंगा बच्चे, ठीक है। चलिए, जल्दी से हमारे 11th क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। करेक्ट आंसर, यानी कि आप स्पिरिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हो। तो देखिए, कितने क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम आरटी एक्ट 2009 के बारे में। ठीक है, चलिए सीधा खोल ही लेते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, कैसे कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में इसका अमेंडमेंट हुआ, तो वो सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा, और किसके क्या क्या ड्यूटीज है, जैसी पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है। ठीक है, एक नॉर्मल सिटीजन की ड्यूटीज क्या क्या है अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ एजुकेशन। सबसे पहला, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, इन अ नेबरहुड स्कूल, मतलब अपने आसपास के स्कूल्स में। ठीक, 6 से 14 वर्ष नॉर्मल बच्चे के लिए, और 6 से 18 वर्ष स्पेशल बच्चे के लिए, स्पेशल नीड वाले बच्चे के लिए। ठीक है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, 4 अगस्त 2009 को यह संसद में पास हुआ,
उसके बाद 26 अगस्त को, यानी कि सही 22 दिन बाद, ये राष्ट्रपति ने इस पे हस्ताक्षर कर दिए थे 2009 के अंदर। इसीलिए आरटी एक्ट 2009 इसको बोला जाता है, क्योंकि जब भी कोई चीजें पार्लियामेंट में पास होती है वही ज्यादातर उसी ईयर से उनको माना जाता है। और ये लागू कब हुआ? 2010, यानी कि उससे नेक्स्ट ईयर से ही, जो हमारा अप्रैल का सेशन आता है वहीं से। ठीक है, तो 2009 में इस पे साइन हुए प्रेसिडेंट के। ठीक है, 2009 में ही ये पार्लियामेंट से पास हुआ और अपना 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, ओके। चलिए, आपके लिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो हमारा आरटी एक्ट है बच्चे, वो हमारे संविधान के 86वें संशोधन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे पूरा मैं आपको ये आर्टिकल दिखाऊंगा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। और आपसे पार्ट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से पार्ट में आपको देखने को मिलता है। चलिए बताइएगा, सही दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, देखिए, हमारा जो राइट टू एजुकेशन है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल 21A का एक हिस्सा है। ठीक है, 21A क्या बोलता है? फंडामेंटल राइट। ठीक है, 21A क्या है? फंडामेंटल राइट, यानी कि हम एक नागरिक के फंडामेंटल राइट क्या होते हैं। अब विजुअल है, आपको एक बार देख लीजिए। चलिए जल्दी से देख लीजिए, देख के बताओ। अच्छा सर, नेबरहुड स्कूल होते हैं बच्चे, जो पड़ोस के स्कूल होते हैं बच्चे के। ठीक है, 1 किलोमीटर तो होता है प्राइमरी के लिए, और 3 किलोमीटर दायरा मापा गया है अपर प्राइमरी के लिए। ठीक है, यानी कि बच्चे के ऐसे आसपास स्कूल में एडमिशन कराना बहुत जरूरी है। ठीक है, बता दूंगा बच्चे, इसका मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब आपको आराम से दिख रहा होगा। सो जो हमारा 21A है, ठीक है, हमारे संविधान में 21A आर्टिकल जो है वो क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या बताता है वो हमें। फंडामेंटल में लिख देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को आराम से ये दिख जाए। ठीक है, क्या बताता है वो? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। ठीक है, और इसके अंदर 21A के अंदर एक पार्ट 3 है। क्या है? एक पार्ट 3 है। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें अमेंडमेंट किया गया है कि एक टाइटल है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। क्या है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, कब से कब तक? 6 to 14 रेगुलर या नॉर्मल बच्चे के लिए, और 6 to 18 स्पेशल बच्चे के लिए। ठीक है, यानी कि बच्चे की एलिमेंट्री एजुकेशन हो जाए पूरी। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन 1st to 8th क्लास तक। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है हमारे 21A, जो फंडामेंटल राइट बताता है किसी बच्चे के। ठीक है, इसमें किसी को डाउट हो तो कुछ बताइए जल्दी से, इस टेबल को करके आगे चलते हैं। हाँ, पीडीएफ तो डली जाएगी बच्चे, क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 45, जिसका काम होता है स्टेट को डायरेक्शन देने का, या स्टेट्स के लिए कुछ नियम बताने का। ठीक है, तो स्टेट्स के लिए वो कहता है, चौथे पार्ट में 1950 में ही ये ऐड हो गया था, कि हमें बच्चे की जो अर्ली चाइल्डहुड एज है वहां पर उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है। ठीक है,
तो ये कहता है इसमें, इससे क्वेश्चन आपको शायद ही पूछेगा, बहुत कम पूछता है। ज्यादातर आपको 21A से पूछेगा या 51A से पूछ सकता है। 51A में क्या कहा गया है कि ये ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, पेरेंट्स की क्या ड्यूटी होनी चाहिए, बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए कब से कब तक। और ये जुड़ा था 1976 में, ठीक है, ये 1976 में जुड़ा था, वो जुड़ा था हमारा 2002 के अंदर, ठीक है, कि बच्चों की, पेरेंट्स की ड्यूटी होती है बच्चों को स्कूल में भेजने की, ठीक है। चलिए इशिता बच्चे, फिफ्थ क्वेश्चन का जो आप लोगों को कंफ्यूजन है, आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। बाकी वो हाइपर एक्टिव ही है, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। अगर कुछ आपको दूसरे टीचर से कंफ्यूजन है तो मैं एक बार उनसे बात करके आपसे क्लियर करा दूंगा, ठीक है, होता है ऐसा। चलिए अब इसी के अंदर जो आजकल आप देख रहे हो ईडब्ल्यूएसएन के फॉर्म भरे जाते हैं, जहां प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है, ठीक है। सो वो जो सारी चीजें हैं वो इसी आरटी एक्ट 2009 के अंदर अंतर्गत आती हैं, ठीक है। सो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो बच्चे या वीकर इकोनॉमिक सेक्शन के, डिसएडवांटेज सोसाइटी के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको 25% का रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। उनको 25% का रिजर्वेशन मिलता है, किनमें, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, ठीक है। कहा मिलता है, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, ठीक, ताकि एक गरीब का बच्चा भी एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके। स्पेशली इसके फॉर्म निकलते हैं, ठीक है, लेकिन वो कब से कब, उसको सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन तक वो पढ़ सकता है वहां पर, फर्स्ट टू एट्थ क्लास तक। स्पेशली स्कूल्स के पास इनका फंड भी आता है, ईडब्ल्यूएस का। ऐसा नहीं होता स्कूल फ्री में पढ़ाता, स्कूल के पास गवर्नमेंट के द्वारा फंड आता है, ठीक है, जहां पर उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन तक उसको फेल नहीं किया जाता, ठीक है। नो चाइल्ड शेल बी फेल्ड और एक्सप्लेड फ्रॉम द स्कूल टिल द कंप्लीट ऑफ हिज एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। ना ही कोई डोनेशन फीस उससे ली जाती है, ना ही उससे कोई रेगुलर जो मंथली फीस होती है, उसको कैपिटेशन फी भी बोल देते हैं, वो ली जाती है। ना ही उसका कोई एडमिशन टेस्ट होता है, ना कोई इंटरव्यू होता है। अगर सपोज करिए किसी स्कूल ने उनसे पेरेंट्स उनसे फीस ले ली, तो 10 गुना सरकार को वापस देनी होगी उस स्कूल को। और डोनेशन फीस ले ली तो 25,000 का जुर्माना पहली बार और 50,000 का जुर्माना दूसरी बार। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है, पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, ठीक है। ये रूल आप तो तब थे भी नहीं, ठीक है। चलें आगे बच्चों, ईडब्ल्यूएस की इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से जो अ, आर्थिक रूप से जो ग्रस्त परिवार है उनके बच्चे, ठीक है। अब आरटी एक्ट कहता है कि स्कूल के अंदर स्टूडेंट और टीचर रेशियो क्या होनी चाहिए, तो प्राइमरी के लिए 1/30 और अपर प्राइमरी के लिए 1/35, ठीक है। प्राइमरी के लिए 1/30 और अपर प्राइमरी के लिए 1/35। और अगर स्कूल में 60 तक बच्चे हैं तो 2 टीचर होने चाहिए। अगर 60 से 61 भी हो जाएंगे ना बच्चों, तो स्कूल में 3 टीचर होने चाहिए। और अब जैसे कि पहले सिंगल टीचर स्कूल होते थे ना, वो अब पद्धति खत्म कर दी गई है, मिनिमम 2 टीचर स्कूल में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मिनिमम 2 टीचर होना स्कूल में बहुत जरूरी है, ठीक है। और जैसे ही स्कूल की स्ट्रेंथ 100 से ऊपर जाएगी, एक फुल टाइम हेडमास्टर, ठीक है, छोटी क्लासेस छोटे स्कूल्स में हेडमास्टर्स होता है जो स्कूल को हैंडल करता है,
होना बहुत जरूरी है। ठीक है। और जैसे कि हमने देखा था कि बच्चे 60 से एक ऊपर बढ़ा तो 3 टीचर हो गए थे ना, क्योंकि 30/1 थी प्राइमरी में। वहीं अगर 90 से एक भी बढ़ गया तो 4 टीचर। तो इस हिसाब से आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा कि कितने टीचर होने चाहिए। ठीक है। और ये जो फंड्स मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें 65% सेंटर और 35% गवर्नमेंट देती है हमारे स्कूल्स को फंड्स। ठीक है। चलिए आगे। वर्क प्लेस कितना होना चाहिए? ठीक है। प्राइमरी के लिए 200, अपर प्राइमरी के लिए 220। ठीक है। और ये जस्ट अभी 1.5-2 महीने पहले चेंज हुआ है कि फर्स्ट क्लास के लिए कम से कम बच्चा 6 साल का होना चाहिए। ठीक है। कितने साल का होना चाहिए? 6 इयर्स का होना चाहिए पहली क्लास में जो बच्चा जाएगा। और एक टीचर को प्रतिदिन, ठीक है, 7:30 बजे स्कूल में आ जाना है। ठीक है। कितने बजे? 7:30 बजे स्कूल में आ जाना है। ठीक। और 6 घंटे सप्ताह में और 45 घंटे पूरे वीक में, ओ सॉरी, 45 घंटे पूरे हफ्ते में उसको स्कूल के अंदर बिताने हैं। कितने? 45 घंटे। ठीक है। और एक टीचर सिर्फ 3 ही गैर शिक्षक कार्य करेगा। ये किसमें है? आर्टिकल 2009 के अंदर है ये बात, कि एक शिक्षक सिर्फ 3 ही गैर शिक्षक कार्य करेगा। पहला है जनगणना, दूसरा इलेक्शन ड्यूटी, तीसरा है आपदा प्रबंधक। जैसे कि अब कोरोना के अंदर स्कूल्स में राशन बांटे गए थे, वो क्या था? एक आपदा प्रबंधक कार्य था। ठीक है। ऑल स्कूल्स शुड बी इंक्लूसिव, जो कि मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि अभी इंक्लूसिव एजुकेशन का समय है। ठीक है। CCE यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मैंने इवैल्यूएशन चैप्टर में आपके पढ़ा दिया गया था। यानी कि बच्चे का हर पक्ष का और लगातार क्या होना चाहिए? उसका इवैल्यूएशन आपको करते रहना है। 19वीं लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है बच्चे के चाइल्ड राइट्स को। कौन? NCPCR। ठीक है। मैंने स्वयं इसके साथ काम किया किया है 2 महीने के लिए। ठीक है। स्कूल्स में हमारी विजिट होती थी, तो हम बच्चों को उनके राइट्स के बारे में या उनकी सेफ्टी के बारे में हम उनको गाइड करते थे। ठीक है। सो एनसीपीसीआर का क्या काम होता है? एनसीपीसीआर की पहले आप लोग डेफिनेशन देख लीजिए, सॉरी फुल फॉर्म, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट अंडर आरटी एक्ट 2009। ठीक है। सो एनसीपीसीआर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी हम बच्चों के राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करते हैं। ठीक है। इसके अंदर स्कूल से रिलेटेड जितनी भी कंप्लेन्स होती है, ठीक है, तो वो आप कहां सबमिट करोगे? एनसीपीसीआर के पास जाओगे। ठीक है। एनसीपीसीआर के, वही बता मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, अगर किसी के साथ बच्चे का कोई कुछ भी स्कूल में कोई भी उसके राइट्स का खंडन हो रहा है ना, कहीं भी उसके राइट्स को निगलेक्ट किया जा रहा है, तो आपको कहाँ जाना है? सीधा एनसीपीसीआर के पास जाना है। ठीक है। वहां आप कंप्लेन रजिस्टर करोगे और ये मॉनिटर भी करती है स्कूल्स को। ठीक है। एनसीपीसीआर। ठीक। इसके बाद आती है आपकी 2009 में ही से ही बनना शुरू हुआ था स्कूल्स के अंदर एसएमसी। जी हाँ, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एसएमसी इसको बोलते हैं बच्चों। सो एसएमसी का काम क्या होता है? ये स्कूल के अंदर जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं ना, या सेमिनार ऑर्गेनाइज कराना, स्कूल से रिलेटेड चीजों ये काम करते हैं। लेकिन इसमें एक स्पेशल बात ये रहती है कि इस कमेटी के अंदर 75% उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, मेंबर। ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है। सो 75% कौन होंगे इसके मेंबर? 16 मेंबर होते हैं इसमें टोटल। ठीक है। जिसमें 75% पेरेंट्स होते हैं, तो 12 पेरेंट्स हो गए, 2 टीचर हो गए, एक प्रिंसिपल हो गया, और एक रिप्रेजेंटेटिव होता है कम्युनिटी का। ठीक है। आसपास का कोई काउंसलर हो गया, या और कोई सामाजिक आदमी जो सोशल वर्क करता हो, तो वो भी इसका एक मेंबर बन सकता है। ठीक है।
स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान मेड बाय, स्कूल इंप्रूवमेंट किसके द्वारा बनाया जाता है? हमारी एसएमसी के द्वारा, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। पैन कॉर्पोरल पनिशमेंट, ठीक है, अब 2009 के बाद से ही पनिशमेंट बंद कर दी गई है, बच्चों को सजा देना। ठीक है। और ये किस किस एक्ट के द्वारा है? आर्टिकल 90 तो 39F के अंतर्गत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। चलिए चलिए, पहला क्वेश्चन बच्चों, नो डिटेंशन पॉलिसी हैज, जी हाँ, नो निशुल्क शून्य अवरोध नीति किसके अंतर्गत क्या करती है? हेल्प इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, been criticized by deterioration in the quality of education, given freedom for evaluation to teacher, या promote school environment। ठीक है, हम बच्चों को फेल नहीं करते, ये क्या करता है स्कूल के लिए? चलिए जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दे दो। जल्दी प्यारे बच्चों। नो डिटेंशन पॉलिसी क्या करता है? देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे। बिल्कुल, सबसे पहले सही जवाब दिया है मोहम्मद जी ने। बहुत अच्छे बच्चे। बाकी और किसी का जवाब सही नहीं आया अभी तक। ठीक है, देखता हूं कोई दूसरा बच्चा को और कौन अच्छा जवाब दे देगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे उसके इसके इस क्वेश्चन पे डाउट होंगे। ठीक है, तो देखिए निकिता, बहुत अच्छे बच्चे। आप हमेशा एक चीज को याद रखिएगा। ठीक है, जो नो डिटेंशन पॉलिसी है ना, या बच्चों को रिटेन करना या फेल ना करना, उसका मकसद ये होता है कि हमें स्कूल एनवायरनमेंट को प्रमोट करना है। ठीक है, कि बच्चा स्कूल में आए, उसको स्कूल में आना अच्छा लगे। जब तक बच्चा स्कूल में नहीं आएगा, पहले तो आप बच्चे को आपको बुलाना है। ठीक है, इरशाद, बहुत अच्छे इरशाद बच्चे। जब तक आप बच्चे को बुलाएंगे नहीं तो आप उसको पढ़ाएंगे कैसे? ठीक है, तो इसीलिए अगर बच्चे को आप फेल कर देंगे तो वैसे ही उनके पेरेंट्स गरीब होते हैं, वो दोबारा स्कूल में भेजते ही नहीं है उनको। ठीक है, तो इसीलिए मिड डे मील, ब्रेकफास्ट, ऐसी ऐसी चीजों को बनाया जाता है स्कूल में, ताकि बच्चा आकर एंजॉय कर सके पढ़ाई को। ठीक है, उसको स्कूल में आना बोरिंग ना। चलिए जल्दी बताइए बच्चों, क्लास आप चल रही है, आप लोगों को दिखाई दे रही है? कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था, कमेंट करके बताइए। अब क्लास आपको दिखाई दे रही है? एक बार जल्दी से प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइए, क्लास आपको दिखाई दे रही है? आ, जल्दी से। शायद क्लास, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आ गया था बच्चों। जल्दी बताइए, क्लास दिखाई दे रही है आपको? बहुत अच्छे। चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए। आवाज आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बी, यानी कि 8th क्लास तक, है ना? नेक्स्ट, फॉर विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन राइट टू एजुकेशन एक्ट इज फंडामेंटल राइट? ठीक है, किस एज के हिसाब से राइट टू एजुकेशन उसके लिए फंडामेंटल राइट है? चलिए जल्दी बताइए। अगर कई बार बच्चों क्लास में अगर ऐसा कुछ हो जाता है ना 2-4 मिनट के लिए, तो घबराइए मत, क्लास में ऑनलाइन रहिएगा, क्योंकि मेरा ये रहता है कि मैं दोबारा से उस चीज को सही करवा के तुरंत ही क्लास लेना शुरू करूं। एक एक मिनट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्या? चलिए जल्दी से। बिल्कुल, सी वॉज द करेक्ट आंसर, 6 to 14 years। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज हैज बीन, ठीक है,
entrusted with the responsibility for redressal of grievance under the RT Act 2009। जी हाँ, RT Act 2009 के अंतर्गत शिकायत निर्वहन का उत्तरदायित्व इनमें से किस संस्था को दिया गया है? किस संस्था के अंदर RT Act 9 के हिसाब से, ठीक है, जो भी फ्री एजुकेशन हो गया आपका, चाहे एडमिशन प्रोसेस हो EWSN का, या पनिशमेंट हो, तो ये सारी चीजों से जो भी शिकायत होती है तो ये कहाँ पर आप लेके जाते हो? कैब के पास, NCERT, NCPCR या NCHR के पास। करेक्ट, बहुत अच्छे, सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, एक बच्चे ने छोड़ के। ठीक है, कोई नहीं, अब क्लास चालू हो गया है, तो NCPCR वाज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो याद रखिएगा RT Act 2009 के अंतर्गत जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, जो जो उसमें हमारे पास राइट्स हैं, उनके अंतर्गत जितनी भी प्रॉब्लम है तो उसका निर्वहन कौन करेगा? NCPCR करेगा। ठीक है, अगला, एम ऑफ चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन। जी हाँ, एम ऑफ चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन, ये वही है कि NCPCR का क्या उद्देश्य है? पहला है ऑब्जर्वेशन एंड रिव्यूइंग मेजर टू प्रोटेक्ट चाइल्ड राइट, या फिर टू टेक नेसेसरी स्टेप फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, या टू लुक इनटू द कंप्लेंट रिगार्डिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। चलिए, जस्ट अभी मैंने आपको कुछ बात बताई थी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया है, तो जल्दी से जल्दी इसका उत्तर दे दो मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, पहला ऑप्शन क्या था? ऑब्जर्विंग एंड रिव्यूइंग मेजर टू प्रोटेक्ट चाइल्ड राइट। ठीक है, वो लगातार मॉनिटर करती है, ऑब्जर्व करती है और रिव्यूइंग करती है कि कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है। पहला बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है टू टेक नेसेसरी स्टेप प्रोटेक्ट हो, बच्चे के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नेसेसरी स्टेप भी लिया जाता है। ठीक है, टू लुक इनटू द कंप्लेंट, ठीक है, जितनी भी कंप्लेंट्स आती है उनको भी देखा जाता है, तो ऑल ऑफ द अबव, डी वाज द करेक्ट वन। ठीक है, अगला, द कॉर्पोरल पनिशमेंट इन स्कूल्स हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय। जी हाँ, कॉर्पोरल पनिशमेंट को मना कर दिया गया कि आप बच्चों को पनिश नहीं करेंगे। किसके अंतर्गत? RT Act 2009 या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट एक्ट, या फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट? चलिए जल्दी से बताइए, इसका उत्तर क्या हो सकता है? सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन सा बच्चा देगा? एडमिट कार्ड की चिंता मत करो, बहुत बच्चों का दिक्कत है, हो जाएगी वो प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए, बहुत अच्छे, सबसे पहले जवाब दिया है प्रतीक्षा ने, बहुत शानदार बच्चे। उसके बाद सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, यानी कि RT Act 2009 वाज द करेक्ट वन। चलिए अगला, अकॉर्डिंग टू RT Act 2009 द स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान इज मेड बाय। स्कूल का इम्प्रूवमेंट प्लान कौन बनाता है? स्कूल प्रिंसिपल बनाएगा, बोथ टीचर एंड प्रिंसिपल, या SMC, या फिर ऑल ऑफ द अबव? चलिए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को देखो। चलिए, दिख नहीं रहा था ना आपको? देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब जो जो बच्चा सही देगा तो वो समझ लीजिएगा कि वो क्वेश्चन को लॉजिकली पढ़ता है और सही जवाब देता है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, हितांशी, सबसे पहले हितांशी बच्ची ने जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया है। और मुझे जो चाहिए था, मेरे को ऐसे बच्चे निकालने थे, मतलब ऐसे बच्चे देखने थे जो मैंने बताने पर भी लॉजिक पर नहीं गए इस क्वेश्चन के, है ना? तो 50% बच्चों ने वही जवाब दिया है। ठीक है, और 50% बच्चों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, 50% बच्चों ने बोला है कि सर उपयुक्त में से सभी, और 50% बोला है कि सी। जी हाँ, स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान बनाने का काम होता है हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का। अब आप कहोगे इसकी सर प्रिंसिपल भी आता है, टीचर भी उसके अंदर आता है। अरे कमेटी के अंदर भी तो प्रिंसिपल और टीचर आते हैं। ठीक है,
तो ये ऊपर के दोनों ऑप्शन जब इसमें आपको मिल गए तो आपको उपयुक्त में से सभी लगाने की जरूरत नहीं है। इट्स वेरी बेसिक एंड लॉजिक क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मैंने कहा था कि अगर ये जो बच्चा सही आंसर देगा ना, तो समझ लीजिए वो क्वेश्चन को बड़े लॉजिकली तरीके से पढ़ के आंसर दे रहा है। ठीक है, और मेरे बताने पर भी आप लोगों ने सही जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो एसएमसी वाज द करेक्ट वन, क्योंकि उसमें आपका प्रिंसिपल भी आ गया और टीचर भी आ गया। ठीक है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक, अगर इसमें पेरेंट्स होता तो आपका इसका मतलब बनता। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा बच्चों, दोबारा मिस्टेक ना करें। अगला, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बाय विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैज बीन मेड। कब बनाया गया, किस अमेंडमेंट में? ठीक है, ये बात कर रहा है आरटी एक्ट 2009 की, 84वें, 86वें, 102 या फिर 83वें। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी 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 बताइए बच्चों। हाँ, जिसने सी दिया उसने बिल्कुल बहुत अच्छा दिया, आप ज्यादा भी खुश मत हो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। बिल्कुल करेक्ट। सो 86वें संशोधन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है? 21A। पार्ट कौन सा है? चलो पार्ट नहीं बताता अभी आपको, शायद आ ही गया पार्ट से क्वेश्चन। आरटी एक्ट इज मेंशन इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आरटी एक्ट किस पार्ट में मेंशन है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के? पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे? किस पार्ट में मेंशन है आरटी एक्ट? जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चों। करेक्ट, नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही, यानी कि थर्ड पार्ट। ऑन विच डेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन आरटी एक्ट 2009? ठीक है, किस डेट पर प्रेसिडेंट ने साइन किए थे? चलिए जल्दी से बता दीजिए ये भी, कौन सी डेट में साइन हुए थे हमारे आरटी एक्ट पे? हम्म, जल्दी प्यारे बच्चों। नहीं, 10th क्वेश्चन। मिल जाएगा बच्चे, करेक्ट वन। जी हाँ, कब हुआ था? 26 अगस्त को। 4 अगस्त को पार्लियामेंट में पास हुआ था। अगला, ऑन विच डेट आरटी एक्ट 2009 हैज बीन इन्फोर्स्ड। अब ये लागू कब हुआ, चलिए बताइए। लागू पूछ लेते हैं आपसे। बकल अप गाइस, हरी अप। मिल जाएगा दुर्गा बच्चे आपको पीडीएफ, इसका भी मिल जाएगा, उसका भी मिल जाएगा। चलिए 11th क्वेश्चन का आंसर बताइए। करेक्ट वन, यानी कि 1 अप्रैल 2010। अगला, व्हाट इज द रिजर्वेशन रेट फॉर एडमिशन इन प्राइवेट स्कूल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2009? जी हाँ, कितने प्रतिशत रिजर्वेशन है आरटीए 2009 के हिसाब से? चलिए जल्दी बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितने प्रतिशत है? 10 का दाम वो शो आता था ना सलमान खान का, उसमें पूछता था ना कितने प्रतिशत भारतीय है। तो उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, तो बताइए बच्चों कितने परसेंट
आपका ये रिजर्वेशन है, बिल्कुल करेक्ट वन। स्टडीज के लिए आज ही, बिल्कुल मैं तुरंत भेज देता हूं बच्चों। 25%, बहुत शानदार। चलिए अगला। हाउ मच फाइन on a school is imposed as per RT Act 2009 if a school charge capitation fees। अब ये देखना क्या पूछ रहा है वो, कैपिटेशन फीस। ठीक है, यहां पर एडमिशन फीस की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो 25,000, 30,000, 5 गुना या 10 गुना। चलिए जल्दी से ही 13th क्वेश्चन का आंसर लिख दो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी। मजा आता है ना सुबह सुबह पढ़ने में, है ना, आंखें खुल जाती है बिल्कुल। तो जितना मॉर्निंग में आप चीजें अपने अंदर समा लेते हो ना, उतना अच्छा होता है। क्योंकि पूरे दिन फिर और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस से आजकल लोग गुजर रहे हैं, तो अच्छा है। 10 टाइम्स, बिल्कुल करेक्ट, बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब आप अब आरटी एक्ट के बारे में आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे दोगे। और मुझे लास्ट में स्कोर जरूर बताना दोनों के, कि कितना सही किया, पहले वाले में भी और इस वाले में भी। चलिए एक और शानदार सा क्वेश्चन। वाई अर्जेंसी ऑफ आरटी एक्ट फेल्ट इन इंडिया। जी हाँ, भारत में आरटी एक्ट की क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, जो नॉर्मल फीस होती है साक्षी बच्चे वही होती है आपकी। ठीक है, पहला है टू फाइट द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड सेग्रीगेशन, या टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट, या फिर टू प्रोवाइड बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट राइट टू देम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, चलिए जल्दी से सवाल का जवाब दो, जल्दी जल्दी। 14th क्वेश्चन, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट वन बच्चों। यानी कि सबसे पहला टू फाइट ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, ठीक है, या फिर इंक्रीज टू लिटरेसी रेट, टू प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड राइट्स, और टू देम, सारी चीजों के लिए। नेक्स्ट है द मैक्सिमम एज लिमिट इन रिलेशन टू डिसेबल चिल्ड्रन इन आरटी एक्ट 2009। कितना होना चाहिए डिसेबल बच्चे के लिए एज का रिलैक्सेशन, 12, 14, 16 या फिर 18। यहां से क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेगा। फास्ट फास्ट, चलिए फास्ट फास्ट पढ़ा देते हैं, कोई नहीं। चलिए 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 जल्दी बताइए बच्चों, कमेंट्स। बिल्कुल करेक्ट, यानी कि 18 वर्ष। चलिए 3 क्वेश्चन और बचे, इनको भी खत्म कर देते हैं जल्दी से। Which birth document is valid under the RT Act 2009 to get admission in school? जी हाँ, कौन सा बर्थ का प्रूफ है ना जरूरी होता है एडमिशन के दौरान आरटी एक्ट 2009 के हिसाब से। सॉल्व ए क्वेश्चन। हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट, आंगनबाड़ी डॉक्यूमेंट, एफिडेविट बाय पेरेंट्स। चलिए जल्दी से बताइए। कुछ बच्चों की अब गुड मॉर्निंग हो रही है, कोई नहीं, चलिए। करेक्ट वन, यानी कि उपयुक्त में से सभी। तो कई बार देखिए जो टॉपिक में हम नहीं पढ़ते वो हम क्वेश्चन आंसर से कर लेते हैं, ठीक है। अगला, स्कूल विच वुड यू नॉट मेक इट श्योर टू इम्प्लीमेंट आरटी एक्ट विद इन द पीरियड ऑफ डैश ईयर विल बी क्लोज्ड। जी हाँ, वह विद्यालय जो डैश वर्ष तक आरटी एक्ट अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करता उसको बंद कर दिया जाएगा। कब तक।
जी हाँ, 2 साल, 3 साल, 4 साल या फिर 5 साल। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन, जल्दी बताइए कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे, देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी। जल्दी बताओ बच्चों। बताओ बच्चों, नहीं पता? अच्छा, 5 साल। देखिए, 3 years। ठीक है, सो बी वॉज द करेक्ट वन। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन और बच्चा है। हाउ मेनी पेरेंट्स विल बी द मेंबर ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट? जी हाँ, आरटी एक्ट 9 के हिसाब से स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के। ओके। सो बच्चों, आप लोगों के कमेंट्स अब मुझे दिखना बंद हो गए हैं, इसीलिए काफी बच्चों ने, मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों ने क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। क्योंकि 9 बज चुके हैं, तो अभी कमेंट दिखना आपके बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो टाइमिंग होता है उसी के हिसाब से आपके कमेंट चलते हैं। तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। 75% होता है, यानी कि 12 मेंबर होते हैं पेरेंट्स। ठीक है, कितने होते हैं? 12 मेंबर्स होते हैं, तो याद रखिएगा। और कल जब मैं आप लोगों की क्लास लूँ तो मुझे आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या स्कोर किया। ठीक है, तो तब तक के लिए राम राम नमस्कार आप सभी को। ठीक है, और अपनी तैयारी करते रहिए, रोज के 100 क्वेश्चन जरूर लगाइए। ठीक है, अपने एग्जाम के किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन लगाओ, बट रोज के 100 क्वेश्चन जरूर लगाओ। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल। राम राम नमस्कार आप सभी को।